गुड मॉर्निंग ऑल। पिछली क्लास में हमने अलाउंसेस तक की बात कर ली है। अलाउंसेस तक का एक एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन भी अपन ने सॉल्व कर लिया है। आपको अब कुछ आइडिया हो गया होगा कि कैसे अपने को सॉल्यूशन करना है और ये नोट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। पूरे चैप्टर में, पूरी बुक में अपना टारगेट केवल यही रहेगा कि कौन आइटम टैक्सेबल है और कौन सा आइटम टैक्स फ्री है। सैलरी चैप्टर में अब अगला नाम अपना आ रहा है ग्रेच्युटी, अंडर सेक्शन 10(10) ग्रेच्युटी। हमने अभी तक पढ़ लिया है बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, एडवांस सैलरी एंड अलाउंसेस। 5 आइटम अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आज हम शुरू कर रहे हैं ग्रेच्युटी। ग्रेच्युटी यह अमाउंट एक कर्मचारी को अपनी कंपनी से जनरली सामान्यतः सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होती है। बेसिक सैलरी उसको हर महीने मिलता है, बोनस भी उसको मिला करता है साल में एक आध बार, कमीशन भी उसको साल भर मिलता है, एडवांस सैलरी वो कभी लेना चाहे तो ले सकता है, भत्तों की राशि प्रति माह मिला करती है। बट ग्रेच्युटी की राशि एक मुश्त इकट्ठी एक साथ लमसम अमाउंट मिला करता है, सामान्यतः एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। कर्मचारी जब भी रिटायर्ड होता है तो कंपनी की ओर से उसे ग्रेच्युटी के नाम से भी एक अमाउंट पे की जाती है और यह राशि बहुत बड़ी अमाउंट भी हो सकती है क्योंकि यह इकट्ठी राशि है, लमसम है, वन टाइम पेमेंट है। तो हम यहां बात करेंगे कि अगर कर्मचारी को ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई तो क्या वह टैक्सेबल होगी या टैक्स फ्री। देखते हैं ग्रेच्युटी से रिलेटेड क्या प्रोविजंस हमारे यहां पर हैं। सबसे पहला, सरकारी कर्मचारियों, स्थानीय सत्ता तथा सुरक्षा सेवा के कर्मचारियों को प्राप्त ग्रेच्युटी की एक मुश्त राशि पूर्णतया करमुक्त होती है। तो ये लीजिए, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, लोकल अथॉरिटी वाले एम्प्लॉइज हैं या सिक्योरिटी सर्विसेज में अगर आप लगे हुए हैं तो आपको जो भी ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त होगी वह आपके लिए पूर्णतया करमुक्त होगी। तो ध्यान रहे, ग्रेच्युटी की अमाउंट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, फॉर लोकल अथॉरिटी एंड फॉर सिक्योरिटी एम्प्लॉइज पूर्णतया करमुक्त है। अब बात करते हैं कि अगर गैर सरकारी कर्मचारी हुआ तो गैर सरकारी कर्मचारी की स्थिति में यहां पर दो स्थितियां रहेगी। यदि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू होता है, और एक और हम अभी देखेंगे यदि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू नहीं होता है। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होने पर, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट ऐसे संस्थानों पर लागू होता है जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 से अधिक हो। ऐसे संस्थान जहां पर कर्मचारियों की संख्या 10 या अधिक हो, वहां पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है। अगर आप किसी ऐसी कंपनी में कार्यरत थे जहां ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट 1972 लागू होता है तो निम्न तीन में से जो भी राशि कम होगी वह आपके लिए एग्जेम्प्ट होगी, करमुक्त होगी, टैक्स फ्री होगी। ग्रेच्युटी का इकट्ठा पैसा रिटायरमेंट के समय अगर आपको प्राप्त हुआ, मान लो 5 लाख रुपए आपको ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। कितने रुपए? 5 लाख। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो पूरे 5 लाख रुपए आपके लिए टैक्स फ्री है। अगर आप स्थानीय सत्ता, लोकल अथॉरिटी के एम्प्लॉइज हैं, पूरी राशि 5 लाख रुपए आपके लिए फ्री है। अगर आप सिक्योरिटी सर्विसेज वाले कर्मचारी हैं तो भी आपके लिए पूरी राशि कर मुक्त है। लेकिन अगर आप गैर सरकारी कर्मचारी हो, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो और वहां पर भी ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है तो निम्न तीन में से जो भी राशि कम हो वह आपके लिए करमुक्त होगी। अब ये तीनों पॉइंट जरा देख लें कि क्या है। पहला पॉइंट,
एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वास्तव में आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ, जितना भी अमाउंट एज ग्रेचुटी आपको रिसीव हुआ वह अमाउंट आपको यहाँ पर लिखनी है, ग्रेचुटी की राशि। दूसरा पॉइंट, एक फॉर्मूला है लास्ट मंथ सैलरी रिसीव्ड। लास्ट मंथ, मान लो आप 31 दिसंबर 2019 को रिटायर्ड हुए, तो दिसंबर के महीने की सैलरी यहां पर आपको लिखनी। लास्ट मंथ मतलब अंतिम महीना, उसकी सैलरी जो आपको प्राप्त हुई है या प्राप्त होने योग्य है वह राशि आपको यहां लिखनी। लास्ट मंथ केवल एक महीने का सैलरी, यहाँ लास्ट मंथ का मतलब क्या है, जस्ट बिफोर रिटायरमेंट, जब आप रिटायर्ड हुए तो उस समय आपको कितना रुपया महीने का सैलरी प्राप्त हो रहा था वो आपको लिखना है। अगर आप 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हुए हैं तो अक्टूबर के महीने में आपने कितना सैलरी लिया वो सैलरी आपको यहाँ पर लिखना है। अपॉन 26, एक महीने की सैलरी में आपको किससे डिवाइड कर देना है, 26 से। वैसे महीने में 30 दिन होते हैं और 4 संडे या ऑफ, तो 4 दिन छुट्टी के अगर अपन काट दें तो महीने में दिन कितने हुआ करते हैं, 26। तो 26 का यहाँ आपको डिवाइड करना है, इससे एक महीने की सैलरी आपको प्राप्त होगी। देन दो आइटम आपको इनटू करना है, मल्टीप्लाई करना है, इनटू 15 एंड इनटू सर्विस ईयर्स। सर्विस ईयर्स का मतलब है कि आपने इस संस्थान में कितने साल नौकरी करी। मान लो आपने इस संस्थान में 18 साल नौकरी करी, तो यहाँ इनटू सर्विस ईयर्स में आपको 18 लिखना है। अगर 40 साल आपका सर्विस पीरियड रहा है, 40 ईयर्स, तो यहाँ सर्विस ईयर्स आपको कितना लिखना पड़ेगा, 40। लेकिन मान लो 40 साल और 9 महीने आपने नौकरी करी, 40 ईयर्स एंड 9 मंथ्स, तो इसके लिए क्लैरिफिकेशन है, 6 मंथ्स से अधिक की अवधि को 1 वर्ष मानना है। अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर पीरियड हुआ है, ड्यूरेशन हुआ है, तो उसे आपको 1 साल मानना पड़ेगा। अगर 40 साल 9 महीने आपने नौकरी करी है तो यहाँ सर्विस ईयर्स आपको 41 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 40 साल 11 महीना नौकरी करी है तो सर्विस ईयर्स 41 लिखना पड़ेगा। अगर आपने 40 साल और 3 महीने नौकरी करी है तो महीनों का ध्यान नहीं रखा जाएगा, यहाँ सर्विस ईयर्स आपको 40 ही लिखना पड़ेगा। तो ध्यान रहे, सर्विस ईयर्स में 6 महीने से ज़्यादा अगर आपने काम किया है तो उसे पूरा 1 वर्ष मानना है। 40 साल 3 महीने 4 महीने नौकरी करी तो आपको यहाँ 40 ही लिखना है। अगर 40 साल 7 महीने 8 महीने 9-10 मंथ्स अगर आपने वर्किंग किया तो आपको यहाँ सर्विस ईयर्स 41 लिखना पड़ेगा। लेकिन मान लो आपने बराबर 40 साल और 6 महीने नौकरी करी, 40 ईयर्स एंड 6 मंथ्स, तो आप यहाँ कितना लिखने वाले बताएं। बिल्कुल यहाँ आपको 41 लिखना पड़ेगा, सॉरी 40 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज देखिए क्या लिखा है, 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मानना है। 6 महीने से ज्यादा अगर आपने काम किया है तो उसको 1 साल मानना है। आपने 40 साल और 6 महीने नौकरी करी तो आपको यहाँ 6 महीनों को कंसिडर नहीं करना है, आपको यहाँ 40 ही लिखना पड़ेगा। अगर 6 मंथ से एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो आप उसको पूरे फुल ईयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा लैंग्वेज का विशेष ध्यान रखें, यहाँ हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड नंबर पॉइंट में यहाँ एक फॉर्मूला है, लास्ट मंथ का सैलरी लिखना है, उसमें डिवाइड करना है 26 से, इंटू 15 एंड इंटू सर्विस ईयर्स। सर्विस ईयर्स में ध्यान रखें 6 महीने से ज़्यादा ड्यूरेशन हुआ है तो उसे आप क्या मान लें, पूरा 1 साल। सर्विस ईयर्स का मतलब आप और अच्छे से समझ लें, मान लो आपने 1980 में नौकरी ज्वाइन करी थी, 1980 में, और आप रिटायर्ड हो रहे हैं 2019 में, 2019 में, तो आपने कितने साल वहां नौकरी करी, 39 साल, 39 ईयर्स।
यहाँ सर्विस ईयर्स की कैलकुलेशन आपको सही से करनी है। कौन से महीने में ज्वाइन किया, किस महीने में आप रिटायर्ड हुए, वहां से वहां तक आपको सही से ईयर्स एंड मंथ्स कैलकुलेट करने हैं और फिर यहाँ आपको फीडिंग करना है। एंड लास्ट थर्ड पॉइंट, मैक्सिमम लिमिट ₹20 लाख। ध्यान दें, अगर आप ऐसे संस्थान में हैं, गैर सरकारी कर्मचारी हैं, ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, तो निम्न 3 में से जो भी राशि कम हो वह आपके लिए कर मुक्त होगी। मान लो आपको ग्रेच्युटी प्राप्त हुई 5 लाख रुपए और इन तीनों में से कम वाली राशि आती है 2 लाख रुपए। कितना अमाउंट? 2 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए आपके लिए फ्री होंगे और बाकी के 3 लाख रुपए आपके लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन है, कुछ नोट है रिगार्डिंग दिस। लास्ट मंथ सैलरी, इसको थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझें। 1 महीने का सैलरी लेना है। अगर आप 31 दिसंबर 19 को रिटायर्ड हुए तो दिसंबर महीने का सैलरी आपको लेना है। अगर 31 अक्टूबर को आप रिटायर्ड हुए तो अक्टूबर महीने का सैलरी लेना है। बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी? सैलरी नाम बहुत ब्रॉड है, सैलरी में बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है, बट यहाँ ग्रेच्युटी पॉइंट ऑफ व्यू से सैलरी में आपको क्या इंक्लूड करना है, इसके लिए हमने एक नोट दिया है। देखिए नोट, यहाँ पर वेतन से आशय, हियर सैलरी मीन्स, यहाँ सैलरी का मीनिंग क्या रहेगा? बेसिक सैलरी प्लस डीए। यहाँ सैलरी में आपको एक तो बेसिक सैलरी लेना है और एक डियरनेस अलाउंस को शामिल करना है। कितने आइटम? 2 आइटम आपको यहाँ इंक्लूड करने हैं। जबकि हाउस रेंट अलाउंस में आप सैलरी में कितने आइटम इंक्लूड किया कर रहे थे? 3। बेसिक सैलरी, डीए सेवा शर्तानुसार एंड कमीशन ऑन सेल्स। बट यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है तो आपको लेना है एक तो बेसिक सैलरी और एक डियरनेस अलाउंस। तो ध्यान दें, लास्ट मंथ की जो आप सैलरी यहाँ पर लेंगे उस 1 महीने की सैलरी में 1 महीने का तो बेसिक सैलरी लेना है और 1 महीने का ही डियरनेस अलाउंस लेना है। 2 आइटम आपको यहाँ सैलरी में इंक्लूड करने हैं। यहाँ डीए के लिए क्लैरिफिकेशन है, डीए को हमेशा ही लिया जाएगा भले ही डीए सेवा शर्तानुसार हो या नहीं। ध्यान दें, यहाँ डीए को सेवा शर्तानुसार होना आवश्यक नहीं है। भले ही डीए सेवा शर्तों के अनुसार है या नहीं, आपको हमेशा ही डीए को शामिल करना है। यहाँ लिख देते हैं, डीए को ऑलवेज, हमेशा ही लेना है, भले ही सेवा शर्तों के अनुसार हो या नहीं। और एक क्लैरिफिकेशन और दे दिया है समझने के लिए, यह अधिनियम ऐसे संस्थानों पर लागू होता है जहां पर 10 या अधिक व्यक्ति कार्य करते हैं। अगर 10 से ज़्यादा व्यक्ति कार्य करते हैं तो वहां पर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, और अगर 10 से कम व्यक्ति काम करेंगे तो वहां ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। बराबर 10 जने भी हुए तो भी एक्ट लागू होगा। लैंग्वेज में लिखा है जहां पर 10 या अधिक व्यक्ति कार्य करते हो। तो ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होने पर, यस, ग्रेच्युटी में मैंने आपको अभी तक 2 पॉइंट बताए हैं। एक बार वापस, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, अगर आप स्थानीय सत्ता वाले एम्प्लॉई हैं या आप सुरक्षा सेवा के कर्मचारी हैं, तो और आपको अगर ग्रेच्युटी की राशि प्राप्त हुई, पूर्णतया करमुक्त है, आपको कोई भी टैक्स नहीं चुकाना है, फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अगर आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं एंड आपकी कंपनी में ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, तो इन 3 में से जो भी राशि कम होगी वह आपके लिए कर मुक्त होगी। पहला पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट रिसीव, वास्तव में आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ। सेकंड नंबर पे एक फॉर्मूला है और थर्ड में सिंपली मैक्सिमम 20 लाख रुपीस लिखे हुए हैं। 20 लाख रुपए
फॉर्मूला नंबर 2 या एक्चुअल अमाउंट रिसीव, इनमें से जो भी अमाउंट कम हुआ वह आपके लिए कर मुक्त होगा। मान लो आपको ग्रेच्युटी के 5 लाख रुपए प्राप्त हुए हैं। कितने रुपए? 5 लाख रुपए। तो एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड आप लिख देंगे 5 लाख रुपए। सेकंड नंबर पे आपको एक फॉर्मूला लिखना है, लास्ट मंथ सैलरी रिसीव। आप 31 दिसंबर 19 को रिटायर्ड हुए हैं और दिसंबर महीने में आपको सैलरी मिल रही थी 20,000 रुपए प्रति माह। कितने रुपए? 20,000 रुपीज पर मंथ। और 6,000 रुपया डियरनेस अलाउंस हर महीने का आपको मिल रहा था। तो बताओ लास्ट मंथ का सैलरी आपको कितना लिखना पड़ेगा? 26,000 रुपए, 26,000। इसमें डिवाइड करना है आपको क्या? 26,000 में आपको कितने का भाग लगाना है? 26 का। देन आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनटू 15 एंड इनटू करना पड़ेगा सर्विस ईयर्स। सर्विस ईयर्स बोले तो आपने कितने साल और कितने महीने नौकरी करी? आपने 40 साल और 4 महीने नौकरी करी। 40 साल 4 महीना, तो 4 महीने को अपन कंसिडर नहीं करेंगे। आपको कितना लिखना पड़ेगा? 40। बस अभी आप यहाँ कैलकुलेट कर लें कि इसका अमाउंट क्या आता है। इक्वल टू 6 लाख रुपए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना अमाउंट मिल जाएगा? ₹6 लाख। और लास्ट थर्ड आइटम रेडीमेड है, मैक्सिमम लिमिट दैट इज ₹20 लाख। तो पता लगाएं विच एवर इज लेस, इन तीनों में से कौन सा अमाउंट कम है? पहला 5 लाख रुपए, दूसरा 6 लाख रुपए या तीसरा 20 लाख रुपए। तो हम देखेंगे कि तीनों में से कम वाली राशि है 5 लाख रुपए और हमको टोटल पैसा प्राप्त भी कितना हुआ था? 5 लाख रुपए। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा कि टोटल अमाउंट मिला 5 लाख, लेस कर देंगे टैक्स फ्री 5 लाख, तो बताओ टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा? 0। कोई भी अमाउंट आपकी यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होगी। तो ये एक पॉइंट कंप्लीट हुआ ग्रेच्युटी एक्ट लागू होने पर। अभी हम सेकंड पॉइंट देखेंगे, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होने पर। यस, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू नहीं होता है। अभी हम बात कर रहे हैं यदि ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं हो। अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं हो तो क्या प्रोविजन रहेगा? देखते हैं। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम अर्ध सरकारी कर्मचारियों तथा विश्वविद्यालय के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। ध्यान दें, यह अधिनियम कौन से कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है? अर्ध सरकारी कर्मचारियों और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों। अगर आप सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या आप कोई यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयज हैं तो वहां पर ये ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता। या अगर आपके फर्म या इंस्टीट्यूशन में कर्मचारियों की संख्या 10 से कम है, ये उधर अपन ने बात करी थी, 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं तो वहां ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता है, और 10 से कम कर्मचारी होंगे तो वहां ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होगा। 10 से कम वाले कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, और साथ ही अर्ध सरकारी कर्मचारी, सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड यूनिवर्सिटी एम्प्लॉइज पर भी यह अधिनियम लागू नहीं होता। और जब भी यह अधिनियम लागू नहीं हो तो निम्न 3 में से जो भी राशि कम हो वह कर मुक्त होगी। अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता था तो भी 3 पॉइंट थे, तीनों में से कम वाली राशि आपके लिए फ्री थी। यहां पर भी 3 पॉइंट हैं, इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वह आपके लिए कर मुक्त होगा। देखिए फर्स्ट और थर्ड पॉइंट तो सेम टू सेम, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड एंड मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपीस।
मैक्सिमम लिमिट 20 लाख रुपए। ये तो सेम टू सेम है। 2 नंबर पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज है। उधर आप लेते थे 1 महीने का सैलरी, यहां लेना है सैलरी ऑफ 10 मंथ्स। 10 महीने की सैलरी आपको यहां पर लेनी है। ग्रेच्युटी एक्ट लागू होता है तो 1 महीने की सैलरी ली थी रिटायरमेंट के जस्ट पहले वाली। अगर एक्ट लागू नहीं होता है तो आपको 10 महीने की सैलरी लेनी है, और वो 10 महीने भी कौन से? जस्ट बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। जो आपके रिटायरमेंट की डेट है उससे जस्ट पहले के 10 महीने। जैसे मान लो आप 31 दिसंबर को रिटायर्ड हुए, तो दिसंबर से उल्टा चलें और लास्ट 10 मंथ्स काउंट करें। दिसंबर को तो लेना ही है, 31 दिसंबर को आप रिटायर्ड हुए, इसके पीछे भी 9 महीने और ले लें आप। दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, जून के पहले मई, अप्रैल एंड मार्च, हो गए 10 महीने। तो मार्च से लेकर के आपको दिसंबर तक 10 महीने का सैलरी लेना है, 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक। एक बार सीधा भी काउंट कर लें, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 5 महीने, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो 1 मार्च से लेकर के 31 दिसंबर तक 10 महीने का सैलरी आपको लेना है, जस्ट बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। मान लो अगर आप 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हुए, 31 अक्टूबर 19 को, तो 31 अक्टूबर और इससे जस्ट पहले के 10 महीने ले लें आप, तो आप देखेंगे 1 जनवरी से लेकर के 31 अक्टूबर ये 10 महीने आएंगे, और इन 10 महीनों की आपको क्या लेनी है? सैलरी लेनी है। कितने महीने की? 10 महीने की सैलरी ऑफ 10 मंथ्स, और वो भी जस्ट बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट। और इस 10 महीने की सैलरी में आपको डिवाइड कर देना है कितना? 10 से। 10 महीने की सैलरी में 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का सैलरी आपको मिलेगा। फिर इस सैलरी का आपको करना है हाफ, 1/2, हाफ, और मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स, पूर्ण सेवा वर्ष। यहां ध्यान दें, उधर भी था सर्विस ईयर्स और यहां है कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स। कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स का मतलब है पूर्ण सेवा वर्ष। यहां महीनों का ध्यान नहीं रखना है। अगर आपने 40 साल और 9 महीने सेवा दी है तो आपको 40 साल ही लिखने हैं। अगर 40 साल और 11 महीने सेवा आपने दी है तो भी 40 साल लिखना है, क्योंकि यहाँ लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? सर्विसेज ईयर्स कौन से वाले? कंप्लीटेड। कंप्लीटेड मतलब पूर्ण। महीनों का यहाँ ध्यान नहीं रखना है। एक बार वापस देखें फॉर्मूला। सैलरी लेना है 10 महीने का, वो भी जस्ट बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट, जस्ट बिफोर, तुरंत पहले के, डेट ऑफ रिटायरमेंट से तुरंत पहले। उसमें डिवाइड करना है 10 से, देन इनटू करना है हाफ, 1/2, और मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स। और थर्ड पॉइंट सेम टू सेम, मैक्सिमम। बट यहाँ भी एक विशेष ध्यान दें, सैलरी चाहिए 10 महीने की, बट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सैलरी? सैलरी से आशय क्या? अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू होता था तो हमने सैलरी में लिया था बेसिक सैलरी एंड डीए। अगर ग्रेच्युटी पेमेंट एक्ट लागू नहीं होता है तो सैलरी में आप क्या लेंगे? देखते हैं। नोट, यहां पर वेतन से आशय है। देखें सैलरी में आपको क्या क्या लेना है। सैलरी में आपको लेना है बेसिक सैलरी, डीए सेवा शर्तानुसार और कमीशन ऑन सेल्स। 3 आइटम यहां पर आपको लेने रहेंगे। कितने आइटम? 3। बेसिक सैलरी लेना है, डीए यदि सेवा शर्तों के अनुसार हो तो लेना है, और कमीशन भी ऑन सेल्स हो, विक्रय पर निश्चित प्रतिशत के हिसाब से हो तो आपको लेना है, अन्यथा नहीं। तो क्या फर्क है उधर की सैलरी में और इधर की सैलरी में?
उधर आप 2 आइटम लेते थे, बेसिक सैलरी एंड डीए, और डीए हमेशा लेते थे। बट यहाँ डीए आपको कब लेना है, जबकि वो सेवा शर्तों के अनुसार हो। और कमीशन भी कब लेना है, यदि वह विक्रय पर निश्चित प्रतिशत के हिसाब से हो तो। यहाँ पर केवल पूर्ण वर्षों को ही लिया जाएगा, अर्थात महीनों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। ये मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। यहाँ कंप्लीटेड सर्विस ईयर्स आपको लेने हैं। तो ये ग्रेचुटी का पॉइंट अपना कंप्लीट हुआ। ग्रेचुटी में हमने 3 पॉइंट्स के अंदर पूरी ग्रेचुटी की बात करी है। सरकारी कर्मचारी हुआ, स्थानीय सत्ता वाले कर्मचारी हैं, पूरा फ्री है। ग्रेचुटी एक्ट लागू होता है तो 3 पॉइंट, लागू नहीं होता है तो भी 3 पॉइंट। इन तीनों में से जो भी अमाउंट कम होगा वह आपके लिए कर मुक्त है। तो इसको आप एक बार अच्छे से वापस रिवाइज कर लें। आज के लिए केवल इतना ही। कल हम इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चंस देखेंगे।